Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। बच्चों कैसे हो सब लोग? Good evening, sir. अच्छे बढ़िया। हैं सर, आप कैसे Good हैं? evening, sir. बढ़िया हो एकदम। Yes sir. और छठ पूजा नहीं मना रहे क्या? उधर छठ पूजा मनता है कि नहीं मनता है? होता है सर। पता नहीं सर। पता नहीं सर। पता नहीं। होता है बिल्लू होता मुझे है। पूछा केम छो गुरुजी? मैं मजा में छे। ये तो बंगाली लोग कोई बात करते हैं। તમે કેવી રીતે પढ़ो છો? बिल्लू तुम्हें गुजराती आती है? अच्छा नहीं, मुझे लगा तुम गुजराती। छत्तीसगढ़ी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है। छत्तीसगढ़ी आता है। ओके। बट आपको नहीं। हाँ नहीं, मुझे आता है गुजराती। गुजरात में रहा हूँ मैं। हम लोग सर सीधी से हम लोग को सीधी लैंग्वेज आती है। छत्तीसगढ़ी आता है सर? छत्तीसगढ़ी नहीं आता है सर छत्तीसगढ़ी आता है? नहीं, छत्तीसगढ़ में करके देखो पता चलेगा सब छत्तीसगढ़ी में। बोल के बताओ। आता है बट बोलते नहीं है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नहीं कहा गलत हो सर, ऐसे बोल रहे हैं। पूरी बात सिखाता है। बढ़िया छत्तीस- हवन। चलो कोई बात नहीं, हम तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को समझ में आ जाता है बस। सर सीख जाओगे हम लोग के साथ। हाँ यदि हम बात करेंगे तो सीख जाएंगे। सच है। क्या करत हो? अच्छा कुछ बच्चे जो है वो ओके गुड गुड। चलो, और छत्तीसगढ़ी में ग्रीट कैसे करते हैं? मैं तुम लोगों को छत्तीसगढ़ी में ग्रीट कैसे करूंगा? जैसे हेलो बच्चों बोलता हूँ वैसे क्या करूंगा? हेलो बच्चों क्या कैसे हो, क्या बोलोगे? सब बढ़िया बढ़िया। का करत हस करके पूछो डायरेक्ट सर। का करत था ऐसे पूछते हैं। कैसे कैसे हस का करत हस? बहुत टफ है बहुत इजी है सर, सीधी लैंग्वेज बहुत इजी है। यस सर। आप छत्तीसगढ़ में रहते ना तो आ जाता। हाँ राम राम बोलते। राम राम बोलते जय जोहार ऐसे। जय जोहार जय जय छत्तीसगढ़। किसान भी बोलते हैं। तो ये ठीक है, फिर मैं आके हाँ राम हाँ चलो अच्छी बात ज्यादा जय राम बोलते हैं सर। है। जय राम बोलते हैं। हाँ। यस सर। चलो अच्छी बात है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर आप तो बिहार से हैं। हाँ बिहार से हूँ, तो बिहार सर में आप तो बिहार से सर हैं। आप भी बोल के बताइए होगे ना आप तो। बिहार में तो हम लोगों के उधर मैथिली लैंग्वेज चलती है। मैथिली भोजपुरी शायद। भोजपुरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा सर बोल के बताइए थोड़ा। बोल के बताइए। सिखा दो सर। बबुआ 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 बोलते हैं। ऐसे ही तो बोलते हैं सब। बाबू बाबू वर्ड जो है वो, या बबुआ वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। सर वो खाना खाने के लिए यूज होता है सर बाबू। तो हर जगह यूज होने लगा है अब, नहीं? मेरे बाबू ने थाना थाया। ये देखो, ये ऐसा प्रैक्टिस भी कर ली है इसने अच्छे से। और हमारे छत्तीसगढ़ी में ना, छत्तीसगढ़ में मोर बाबू खाना खाई सावे का ऐसे। तो का तो चलो अच्छी बात है। अब अपना लैंग्वेज जो है वो ये है। लिखा हो खाना। अरे खा ले बे 8 बजे के बाद 8:30।
ओके ओके गुड, सीख जाऊंगा। वैसे कुछ चीजें इजी हैं इसका मतलब, कुछ चीजें टफ सर हैं, कुछ नहीं सर, पूरा इजी। सर साल पूरा भर में सीख easy, जाओगे सर। हमारे साथ। फ्रेंड है ना पूरा हिंदी की तरह ही है। वो रोज बोलो और सुनो ना तो लगता है, लेकिन जो अब लोग पढ़ नहीं लेते हैं सुने आप थोड़ा। उसके लिए हार्ड है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं, नहीं तो छत्तीसगढ़ी की क्लास हो जाएगी आज। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिफिशियल विनय मैं सिखाऊं क्या? को पढ़ लिया, ठीक है ना? सिखा देना भाई। मैं हम कंटिन्यू करते हैं आज, और हमने फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया था। अब वहां पर कुछ क्वेश्चन, माइक म्यूट कर लो। हाँ माइक का बटन म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना? जो इंटरफ्लावरिंग फेज है उसे हम किस में रखेंगे? जुवेनाइल फेज में रखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में रखेंगे कि सेनेसेंस फेज में रखेंगे? सर रिप्रोडक्टिव फेज में। हिंदी में सर। रिप्रोडक्टिव फेज में सर। इंटरफ्लावरिंग में भी बोलिएगा ना, हम लोग को अवस्था जो होती है वो किसका पार्ट होता है? जुवेनाइल फेज है। सर साउंड कम आ रहा है आपका। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। मैं थोड़ा तेज माइक बोलूंगा, म्यूट। साउंड कम आ रहा है, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसका पार्ट होता है इंटरफ्लावरिंग फेज। और इंटरफ्लावरिंग फेज का पर्पस क्या है, क्यों होता है? पोषण के लिए। ताकि वो रिप्रोडक्टिव। सर साउंड कम आ रहा है। हेलो। और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है प्लांट कब? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, जब वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है उस टाइम पे, ठीक है? चलो, तो फिर अब नेक्स्ट जो फेज हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो देखते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग में एक बात मैंने बोली थी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके तो बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में मोर और लेस एक जैसा होता है। उसके इवेंट जो हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होते हैं, ठीक है? अब वो इवेंट कौन कौन से हैं? वो इवेंट कौन कौन से हैं? उस इवेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? एक होती है गैमेटोजेनेसिस। नहीं, 3 मेन फेज जो बोले गए प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हिंदी में बोलेंगे निषेचन पूर्व प्रवस्था। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व इवेंट या घटना। दूसरा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और थर्ड जो होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन अवस्था या घटना है। निषेचन पश्च। फ्रेंड्स आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए ना, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। प्लीज बच्चों माइक म्यूट कर लो अपने। सर इसके पहले एक टॉपिक था सर एस्ट्रस साइकिल करके। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर इसके पहले एक टॉपिक था सर एस्ट्रस साइकिल करके। एस्ट्रस साइकिल सुनो वो तो हम पढ़ेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। देखो क्या होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है उसमें हमारे अंदर या ह्यूमन के अंदर फीमेल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये बात हमने कर ली थी। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन हम नॉन मतलब प्राइमेट्स की बात करें, नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ है या डॉग है या कैट है, नॉन प्राइमेट्स जो है, तो उन नॉन प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो फिर क्या होता है उनके अंदर होता है ईस्ट्रस साइकिल। डिफरेंस थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे क्या होता है ह्यूमन के अंदर, फीमेल में तो तुम देखते हो कि एवरी मंथ क्या होता है? ओवुलेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग ओवेरी के अंदर और जो यूट्रस है उनके अंदर चेंजेस चलते हैं। ओवेरियन साइकिल चलता है, ठीक है, और यूट्राइन साइकिल चलता है, फॉलिकुलर कुछ स्टेजेस आती हैं। तो ये तो होता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर एवरी मंथ रिपीट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
लेकिन यदि हम बात करें जैसे मान लो डॉग की बात करें, कुत्ते की बात करते हैं हम, तो डॉग में तुमने क्या देखा है, एवरी मंथ ऐसा प्रोसेस नहीं चलता है और उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग जैसा भी नहीं होता है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन में एक सीजनल होता है वो। के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी डेवलप होती है। जैसे प्लांट के अंदर हमने बोला था फोटोपीरियडिज्म की वजह से फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है एनिमल्स के अंदर भी। बच्चे मेरा साउंड यदि कम आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा ना वॉल्यूम अपना बढ़ाओ, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे जो मोबाइल में चल रहा है ना क्लास, तो उधर पास वाले क्लास के अंदर वो चल रहा है, तो यहाँ तक आवाज आ रही है मेरे पास, है ना? तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा। सर मेरे में भी कम यस आ सर, रहा है। हाँ कम आ रहा है। भी कम आ रहा है। सर कम आ रहा है। यस सर कम आ रहा है बाकी डेज। के में कम आ रहा है, अभी अचानक से कम हो गया। बाकी दिन अच्छा आता था, आज कम आ रहा है, कल से कम आ रहा है। माइक में मत बोलो यार, क्लियर नहीं आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है क्या? अभी आवाज बढ़ा क्या? हाँ अभी नहीं। बढ़ा, अभी बढ़ा है। अभी बढ़ा है? नॉर्मल नहीं बढ़ा है सर, नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। सर माइक को ऊपर ले जाओ सर अपना। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा मुझे लग रहा है। इधर नहीं है सर। ठीक है ना, पढ़ लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना में तो आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा तुम भी मतलब कोशिश करो, फोकस करो, सुनाई देगा सब कुछ, ठीक है? मैं अब ठीक आ रहा है सर। और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं भी थोड़ा सा और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना? तो एस्ट्रो साइकिल में क्या हो रहा है, एस्ट्रो साइकिल के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही। ये जो एनिमल है इनके अंदर हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या होता है, एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जैसे प्लांट के अंदर लाइट की ड्यूरेशन की वजह से ये चेंजेस हुए, फोटोपीरियडिज्म जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही इन एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम एस्ट्रो साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रो साइकिल लगभग मिलती जुलती सी प्रोसेस है। मतलब इन दोनों का पर्पस ये नहीं है कि जब एग डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस, हीट फेज आएगा उसके अंदर कुछ चेंजेस चलेंगे ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है? बट जो नॉन प्राइमेट एनिमल होते हैं, उन नॉन प्राइमेट एनिमल के अंदर क्या होगा, जो यूट्रस है उसके एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो ब्लड के साथ बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना? उसको हम बोल देते हैं एस्ट्रोसाइकिल, ठीक है? जिसमें एक बार चलता है उसको मोनोएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस मतलब एक बार के अंदर, पॉलीएस्ट्रस के अंदर ऐसा बार-बार चलता है, ठीक है? तो ये चीजें जो है हम बाद में भी देखेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। तो अब हम बात कर लेते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व घटना, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्च घटना, ठीक है? अब यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो निषेचन पूर्व घटना को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी निषेचन के पहले क्या होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में निषेचन के पहले गैमीट का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। और फिर ये युग्मक बनने के बाद क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, गैमेट ट्रांसफर, यस ट्रांसफर, यानी 2 चीजें होंगी, क्या क्या, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस, और युग्मक का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। प्रोसेस को डिटेल में आज हम देखेंगे, ठीक है? फर्टिलाइजेशन निषेचन वाली घटना जो होती है वो तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, देखेंगे अभी डिटेल में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो निषेचन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो हम देखेंगे जाइगोट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, या ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये जाइगोट जो है वो आगे किस में डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का परिवर्तन, ठीक है? तो ये सारे इवेंट होते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर
गैमेटोजेनेसिस युग्मक का वर्ग। अब युग्मक का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेट की हम बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो ऑर्गेनिज्म में कौन से डिवीजन से बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं कि मियोसिस से बनते हैं? ये कुछ भी हो सकता है। माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस से गैमेट बनता है क्या? कि मियोसिस से बनता है कि कुछ भी हो सकता है? अर्धसूत्री विभाजन से सर। अर्धसूत्री विभाजन से बनता है क्या? यस सर। तो देखना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट तरीके से बन सकता है, किसी में माइटोसिस से भी बन सकता है और किसी में मियोसिस से भी बन सकता है। किसी में माइटोसिस प्लीज किसका माइक ऑफ कर दो ना, आवाज आ रहा है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी लेवल क्या है? जैसे यदि हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें तो ह्यूमन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो कौन से डिवीजन से होगा? मियोसिस से होगा, अर्धसूत्री विभाजन से। क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड है इसलिए। यदि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है तो उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? समसूत्री विभाजन से। है तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन से युग्मक का निर्माण होगा। क्लियर है बात? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जिससे गैमेट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। दिस इज प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और ये युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? या तो ये हो सकते हैं आइसोगैमिक समयुग्मक, आइसोगैमिक, या इसको हम क्या बोलते हैं? होमोगैमिक। या तो हो सकते हैं आइसो या होमोगैमिक समयुग्मक, और या फिर हो सकते हैं विषमयुग्मक। समयुग्मक को क्या बोलेंगे हम? हेटेरोगैमिक विषमयुग्मक। यदि नर और मादा युग्मक एक जैसे हैं देखने में, यदि नर और मादा युग्मक जो है वो देखने में एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोगैमिक। यदि नर और मादा युग्मक देखने में अलग अलग हैं तो क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमिक। होमोगैमिक क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट सेम। यदि मेल और फीमेल गैमेट सेम है तो क्या बोलोगे? होमोगैमिक। यदि हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट तो बोल देंगे हेटेरोगैमिक। अब नर और मादा युग्मक का समान होना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम? देखो फिजियोलॉजिकली दोनों समान नहीं होंगे। नर और मादा युग्मक जो है वो फिजियोलॉजिकली यदि हम बात करें तो एक, यदि वो देखने में एक जैसे भी हैं तो भी कई बार हम क्या बोलते हैं? एक नर की तरह बिहेव कर रहा है और एक मादा की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन फिजियोलॉजिकली इसलिए हम बोलेंगे कि वो डिफरेंट ही होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली यदि एक जैसा है। अब दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि सपोज नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक जैसे हैं, कुछ इस तरीके से। नर और मादा युग्मक जो है वो एक जैसे एक बराबर है, तो क्या है? ये आइसोगैमिक। ठीक है, ये क्या है? ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक। यहाँ पर जो डायग्राम बना है इसमें दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, या फिर दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। तो ऐसा कोई केस जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों एक समान है, दोनों का आकार बराबर से होगा, दोनों के अंदर या तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या दोनों में ही एब्सेंट है, तो उस टाइप का गैमेट जो होता है हम क्या बोलते हैं? होमोगैमिक। क्या इससे एग्जांपल पता है? क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास वाले में मोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो है उसके डिफरेंट स्पीशीज है, लाइक क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो
क्लेमाइडोमोनास के अंदर कुछ के अंदर आइसोगैमी होती है, कुछ में एनाइसोगैमी होती है और कुछ में ओगैमी भी होती है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक ऐसा एग्जांपल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन को बताता है। उसके अंदर कुछ स्पीशीज में आइसोगैमी भी होती है, कुछ में एनाइसोगैमी भी होती है और कुछ में ओगैमी भी होती है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास पूरा नाम लिख दो, क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम। यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा होगा, एग्जांपल लिख दो। देखो एग्जांपल ध्यान रखना है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। क्लेमाइडोमोनास वाले एग्जांपल तुम ध्यान रखते हो तो पूरा नाम ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम। क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम जो है इसमें आइसोगैमी होती है। इसके अलावा कोई एग्जांपल पता है क्या? स्पैरोगैरा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रखना, यूरोथ्रेक्स। यूरोथ्रेक्स में भी आइसोगैमी होती है। स्पैरोगैरा में भी आइसोगैमी होती है क्या? नॉन फ्लैजिलेटेड वाला सर। यस, नॉन फ्लैजिलेटेड वाला स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके? ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है आइसोगैमिट्स के या होमोगैमिट के। राइजोमर्स वगैरह भी हो जाएगा क्या? यस। ठीक है, और हेटेरोगैमिट के तो बहुत सारे एग्जांपल है। या मैं ऐसा बोलूं कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आइसोगैमिट होते हैं कि हेटेरोगैमिट होते हैं? तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हेटेरोगैमिट ही होते हैं, लाइक ह्यूमन। most of animals, प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो है चाहे जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, ब्रायोफाइट हो, टेडोफाइट हो, उन सब के अंदर क्या होगा? हेटेरोगैमिक कंडीशन होगी। मोस्ट ऑफ प्लांट्स। एल्गी के अंदर यदि मैं बात करूं हेटेरोगैमिक के, तो वॉलवॉक्स एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा फ्लूकस हो सकता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर हेटेरोगैमिक है। हेटेरोगैमिक में भी दो कंडीशन होती है। जब हम फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो तुमने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन गैमीट के टाइप्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। पढ़ाई क्या? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी पढ़ाई क्या? यस सर। क्या होता है आइसोगैमी? आइसोगैमी जब आइसोगैमेट्स फ्यूज होते हैं तो आइसोगैमी। Both the gametes are same in size and same in motility. दोनों ही या तो सेम साइज के भी होंगे और उनकी मोटिलिटी भी सेम होगी, या तो दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या होती है? एनाइसोगैमी और ओगैमी के बारे में बता सकते हो क्या? एनाइसोगैमी के अंदर जो दोनों गैमेट होंगे उनके साइज में डिफरेंस होगा। एक गैमेट छोटा है, एक गैमेट बड़ा है। मोटाइल दोनों ही होते हैं, दोनों ही हो सकते हैं या दोनों ही नहीं भी हो सकते। एक गैमेट सपोज ऐसा छोटा है, एक गैमेट बड़ा है, तो यदि इस टाइप का गैमेट यूज हो रहा है तो बोलेंगे उसे एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी। और ओगैमी जो होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है बताओ, तुम लोग बताओ। ओगैमी क्या होता है? एक मोटाइल होगा और एक मोटाइल नहीं होगा। कौन सा मोटाइल और कौन सा नॉन मोटाइल? जो फीमेल वाला होगा वो female- नॉन मोटाइल होगा और जो क्या बोलते मेल वाला होगा वो मोटाइल होगा। जो बड़े साइज की होती है नॉन सर हिंदी में बताइए ना। बता रहा हूँ, जो बड़े साइज की होती है, बड़े आकार। ओगैमी देखो, आइसोगैमी होती है समयुग्मकी, एनाइसोगैमी विषमयुग्मकी और ओगैमी अंडयुग्मकी। आइसोगैमी समयुग्मकी, एनाइसोगैमी विषमयुग्मकी या असमयुग्मकी और ओगैमी जो होता है वो अंडयुग्मकी होता है। ये तीन टर्म्स हैं हिंदी में। ओगैमी ह्यूमन का एग्जांपल ध्यान के देख करके याद रख सकते हो कि ओगैमी में क्या होता है? फीमेल गैमेट लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्या ह्यूमन के अंदर ऐसा होता है क्या? एग बड़ी, यस सर। यस सर। फीमेल गैमेट बड़ी, नॉन मोटाइल, मेल छोटा। कंसेप्ट की यदि बात करूं
तो ऊगैमी में क्या होगा, ध्यान देना। ऊगैमी में फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी और वो मोटी होगी, वो अपने घर पे पड़ी रहेगी, ठीक है। ऊगैमी जब भी होगा तो फीमेल गैमेट कैसी होगी, फीमेल होगी बड़ी, साइज में बड़ी और मोटी होगी और वो अपने घर पे चुपचाप से पड़ी रहती है। बेचारा मेल जो होता है वो छोटा होता है, एक्टिव होता है, मोटाइल होता है और वो सारी दुनिया से लड़के उस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए आता है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है ऊगैमी, जो कि हम ह्यूमन के अंदर भी देखते हैं, प्लांट के अंदर भी देखते हैं, बहुत सारे एल्गी के अंदर भी देखते हैं। वॉलवॉक्स में ऊगैमी होती है, फ्यूकस में ऊगैमी होती है, और इसके अलावा यदि मैं और एग्जांपल बताऊं तो क्लेमाइडोमोनास कॉक्सिसेरा में ऊगैमी होती है। अब ये इंडिविजुअल एग्जांपल जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मैं क्योंकि हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम एल्गी पढ़ेंगे तब हमारे सामने ये सारे के सारे बहुत डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ध्यान रखो, एग्जांपल जो लिखे हुए वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है सर। तो जो एनाइसोगैमी है उसमें मादा जो है छोटी होती है, मतलब पतली होती है? नहीं है, मादा बड़ी भी हो सकती है, मादा छोटी भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा, दोनों गैमेट या तो मोटाइल होंगे या दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल। फॉर एग्जांपल मान लो एनाइसोगैमी का एग्जांपल मैंने अभी बताया, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी, BRUNII। तो ये तो हो गया कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो गैमेट है बनते कैसे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी सेक्सुअलिटी क्या होती है हम देखेंगे। सेक्सुअलिटी है ऑर्गेनिज्म की, नर और मादा जो है वो सेम ही ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। देखो गैमीट का लेना, गैमीट फॉर्मेशन may occur by mitosis or meiosis in different organisms। माइटोसिस या मेयोसिस से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैमेट बन सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो समझो। कंसेप्ट है कि गैमेट, इस दुनिया में गैमेट हमेशा जो है वो हैप्लॉइड होगा। गैमेट जो है, नॉर्मली बात कर रहे हैं हम, कोई एक्सेप्शनल केस लेके नहीं चल रहे हैं। तो इस दुनिया में गैमेट जो है, गैमेट इज ऑलवेज, गैमेट युग्मक जो है हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हिंदी में लिखो सर डिफिनेशन में बोलिए ना हिंदी में सर। हिंदी में यही है, जो युग्मक होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अगुणित होगा। अब माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट सबको पता होगा कि माइटोसिस के अंदर प्लॉइडी लेवल जो है वो सेम रहती है, मियोसिस में प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाती है क्या? यस सर। यस सर। सूत्री विभाजन में जो गुणिका है वो वही रहेगी जो पेरेंट सेल की है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणिका जो होती है वो आधी हो जाती है। ये बात सब जानते हैं ना? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि ये आता होगा तो आगे बहुत आसान है पिक्चर, यदि यही नहीं आता होगा तो फिर पिक्चर बहुत मुश्किल है, रटना पड़ जाएगा। देखो अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल 3 टाइप का है। किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल जो है वो होता है हैप्लॉन्टिक, अगुणितक जीवन चक्र। किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल जो है वो होता है डिप्लॉन्टिक, द्विगुणितक जीवन चक्र। और किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अगुणितक द्विगुणितक। स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है सर। हिंदी में हैप्लॉन्टिक नेटवर्क पुअर है दीदी। अगुणितक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक द्विगुणितक जीवन चक्र, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या हो जाएगा, अगुणितक
द्विगुणितक जीवन चक्र। ये 3 टाइप के जीवन चक्र होते हैं। अब ये चैप्टर तुमको पता है कि प्लांट किंगडम में ये टॉपिक आता है, ठीक है, प्लांट किंगडम में ये टॉपिक आता है, लेकिन चूंकि ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है और 12th का फर्स्ट चैप्टर ऐसा बनाया है ये मानते हुए कि तुम्हें 11th का टॉपिक अपने आप आता है, तो मैं सीधे यदि वो मान के पढ़ा दूं तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूंगा किसके अंदर कौन गैमेट कौन से डिवीजन से बनता है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर ही समझा दूंगा और उस चैप्टर में मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा कि देखो ये लाइफ साइकिल का कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अभी जो मैं तुम लोगों को ये लाइफ साइकिल बताऊंगा यहाँ पर, तो ये लाइफ साइकिल आज बता दूंगा, समझ लोगे। तो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जो है वहां पर मैं तुमको सिर्फ ये बोलूंगा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसीलिए फाइनल पढ़ो। वहां पर मैं बहुत फास्ट तुमको रिवाइज करवा दूंगा ज्यादा कि देखो हमने पहले ये पढ़ा, ठीक है ना सर? हाँ बच्चे, ये क्या है द्वियुग्मक के बाद ये थर्ड वाला क्या लिखा है, अगुणितक है क्या? हाँ, अगुणितक द्विगुणितक जीवन। अब देखो एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसमें क्या होता है, उनके इधर एन होता है। वो जीव जिनके अंदर मुख्य ऑर्गेनिज्म जो जनन करने वाला है वो क्या है, अगुणित है, और ये अगुणित ऑर्गेनिज्म जो है वो ही क्या करेगा, वही बनाएगा गैमेट। और मैंने अभी बताया गैमेट हमेशा क्या है, उषा मौसी फोन आया था, बात करा दो। गैमेट हमेशा क्या होता है, बता देना। हैप्लॉइड होता है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड में होता है, अगुणित। अब मुख्य ऑर्गेनिज्म एन है, गैमीट एन है, मुख्य ऑर्गेनिज्म एन है और युग्मक जो है वो भी एन है। बताओ कौन सा डिवीजन हुआ होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस। यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अगुणित जीवन चक्र चलता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसके अंदर माइटोसिस होता है और युग्मकों का निर्माण हो जाता है। अब ये अगुणित युग्मक जब फ्यूज होंगे तो एक ट्विन स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं ज़ाइगोट। तो क्या एक और भी रूल तुम्हें पता पड़ गया कि गैमेट हमेशा n होते हैं, ज़ाइगोट हमेशा 2n होता है। बच्चे अपने माइक यदि कुछ भी दूसरी बातें कर रहे हो ना, आपस में घर पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे प्लीज माइक जो है वो म्यूट कर दो, ठीक है। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें थोड़ा भी डेविएट मत हो जब तक ये तीनों लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। यदि डेविएट हो गए तो ये रटना पड़ जाएगा हमेशा के लिए, और यदि समझ लोगे जीवन में कभी लाइफ साइकिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ कौन सा डिवीजन होगा तुरंत से पता पड़ेगा। इसीलिए माइक कंसंट्रेशन इधर रखो। यदि तुम्हें नहीं पढ़ना है या तुम्हें आता है, तुम चाह रहे हो कि सर मैं तो घर पे बात कर लूं, तो माइक म्यूट कर दो बस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एन है तो उसके अंदर माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनेगा और गैमेट फ्यूज होकर ज़ाइगोट हमेशा 2n होता है। लाइफ साइकिल अगुणितक है, यानी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन फेज जो है n है, 2n सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ज़ाइगोट रहेगा, उसके अलावा 2n स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहेगी। तो इस ज़ाइगोट से वापस से हैप्लॉइड सेल बनानी है, इस ऑर्गेनिज्म से वापस से हैप्लॉइड सेल बनानी है। कौन सा डिवीजन चाहिए, मियोसिस। ऐसे मियोसिस को बोलते हैं हम ज़ाइगोटिक मियोसिस। ज़ाइगोटिक मियोसिस हो गया तो हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे और यही हैप्लॉइड सेल बड़े होकर के क्या बना देंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देंगे। यानी वह हर वो ऑर्गेनिज्म जिनका जीवन चक्र अगुणितक होता है उसके अंदर गैमेट जो है वो किससे बनेगा, वो माइटोसिस से बनेगा। हम ये तो पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि गैमेट जो है वो माइटोसिस से भी बन सकता है और मियोसिस से भी बन सकता है। किसके अंदर माइटोसिस से बनता है, किसके अंदर मियोसिस से बनता है, ये मैं बता रहा हूं। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होगा उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा। एग्जांपल बताओ, एल्गी, वॉलवॉक्स, या मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लैडोमोनास। ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है, यूरोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ फंजाई जो है वो भी हैप्लॉइड होते हैं, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी एंड फंजाई।
तो ज्यादातर एल्गी और फंजाई जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, तो उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा। क्लियर है बात एकदम? अब यहाँ पर लाइफ साइकिल समझ में आने के बाद में तुम्हें ये रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली कि मोस्ट ऑफ एल्गी एन है, मोस्ट ऑफ फंजाई एन है, तो उनके अंदर गैमेट किससे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। अब द्विगुणित लाइफ साइकिल की बात करते हैं बच्चों। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो अपना खुद का, ह्यूमन का एग्जांपल, ठीक है, या फिर अपना लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, अपने अंदर लाइफ की जो मेन फेज होती है वो ट्वेल होती है, मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर ऐसा होता है। यदि हम एंजियोस्पर्म की बात करें, यदि हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, प्लॉन्टिक, वो भी डिप्लॉन्टिक होता है सर। यस सर। हेलो सर। बच्चे सर इसको जो है प्लॉन्टिक है और गुणितक है उसको हम लोग माइटोसिस हुआ है, मतलब कि माइटोसिस की प्रक्रिया है, ऐसा बोलेंगे कि क्योंकि इसमें तो जाइगोटिक फिर यहाँ मियोसिस भी हुआ है। हम तो अभी गैमेट के बनने की बात कर रहे हैं, तो जिनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा उसमें गैमेट किससे बनेगा, गैमेट बनेगा माइटोसिस। तो तुम्हें पूछेगा कि जिसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है उसमें जाइगोट का क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे ना हम इवेंट में जाइगोट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कहां पर माइटोसिस होता है, कहां पर मियोसिस होता है, तो अब कांसेप्ट ही हमारे सामने। तो जिनका अगुणितक लाइफ साइकिल है उसके अंदर गैमेट तो माइटोसिस से बनेगा और जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। दो बातें पता पड़ गई इस लाइफ साइकिल से। ओके सर। ओके ना सब बच्चे? ओके सर। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं हम लोगों का कि ह्यूमन जो है उसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, तो क्या होता है हमारे अंदर यदि हम देखते हैं मेन ऑर्गेनिज्म क्या है, 2n है, मुख्य ऑर्गेनिज्म कैसा है, द्विगुणित है, 2n है, और यही 2n ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, गैमेट बनाते हैं, हम लोग गैमेट बनाते हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशन स्पर्म और एग जो बनता है वो कौन से डिवीजन से बनेगा, रूल क्या है कि गैमेट हमेशा क्या होंगे, गैमेट हमेशा क्या होंगे, n होंगे, हैप्लॉन्टिक। बोलो मियोसिस। मियोसिस। और ऐसे मियोसिस को हम बोल देते हैं गैमेटिक मियोसिस, यानी जो ऑर्गेनिज्म द्विगुणित है और वही द्विगुणित ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली गैमेट बनाने वाला है, तो उसके अंदर गैमेटिक मियोसिस होगा और गैमेटिक मियोसिस से गैमेट बन जाएगा, फिर गैमेट ट्रांसफर हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए, तो भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहे गैमेट और फ्यूज हुए। यदि वो गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो 2n स्ट्रक्चर बनेगा। क्या है ये 2n स्ट्रक्चर, जाइगोट। जाइगोट। जाइगोट जो है हमने अभी बात की कि गैमेट हमेशा n होता है, जाइगोट हमेशा 2n होता है, कोई अपवाद नहीं है। अपवाद कहां पे मिल सकता है, यदि हम आर्टिफिशियली ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल बढ़ा दे रहे हैं और उस तरीके से हमने उनको बनाया हुआ है, या कोई ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल को ही हम बढ़ा के मान रहे हैं, तो वैसे उसके लिए भी अलग कांसेप्ट चलता है, उसमें हम बेसिक सेट अलग बोलते हैं और क्रोमोसोमल हैप्लॉइड डिप्लॉइड अलग बोलते हैं, वो बहुत आगे की बात है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट n होगा, जाइगोट क्या होगा 2n। अब ये 2n जाइगोट से 2n ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो जाइगोट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, जाइगोट के अंदर तो सिर्फ मियोसिस। बच्चे 2n, माइटोसिस। यानी जिन ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है उनमें कॉमनली उनके अंदर हम देखते हैं कि गैमेट जो है वो नॉर्मली मियोसिस से बनता है। इसका एग्जांपल यदि हम देखें, ह्यूमन जिम्नोस्पर्म फाइकस। फाइकस। जिम्नोस्पर्म नहीं होगा, उसकी बात अलग से करता हूं, रुको। फाइकस। फाइकस नहीं, ट्यूकस। ट्यूकस, ट्यूकस होगा, सरगासम, मोस्ट ऑफ एनिमल्स। सरगासम, ठीक है। इनके अंदर लाइफ साइकिल टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनके अंदर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर कुछ एल्गी लाइक फ्यूकस हुआ, सरगासम हुआ, इनके अंदर क्या होता है, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है, गैमेट जो है वो मियोसिस से बनता है। लेकिन अब किसी बच्चे ने बोला कि सर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उनका भी तो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, क्या उसके अंदर कुछ अलग होता है, तो उसके अंदर अलग होता है।
in angiosperm and gymnosperm. In angiosperm and gymnosperm, life cycle is diplontic, but gametes are formed by mitosis. ये कुछ कमाल की बात है, ये कुछ कमाल की बात है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या लिख रहे हो? इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजियोस्पर्म के बारे में तो तुमने पढ़ा हुआ है। एंजियोस्पर्म के हिंदी में एक बार बता दीजिए ना। क्या हुआ? इसको हिंदी में वन टाइम बता दीजिए। हाँ, बच्चे यहाँ पर जो भी टर्म है ना उसका हिंदी में मीनिंग बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। जो मियोसिस है उसको अर्धसूत्री विभाजन बोल रहे हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन, गैमीट को युग्मक, जाइगोट को युग्मनज। इतना ही वो यूज कर रहे हैं हम इंग्लिश को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा है इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जीवन चक्र द्विगुणितक होता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जीवन चक्र द्विगुणितक होता है, लेकिन युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। अभी तुमने कहां पे पढ़ा हुआ है, ध्यान देना। तुमने पढ़ा हुआ है सर वंस मोर, लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या मेगास्पोर मदर सेल होती है। भाई एंजियोस्पर्म का जब जीवन चक्र पढ़ा होगा तब तुमने क्या पढ़ा होगा कि या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर मियोसिस होता है और सूत्री विभाजन होता है कि नहीं होता है? और उससे क्या बनते हैं? उससे बनता है माइक्रोस्पोर, टेट्राड या मेगास्पोर। हम लोग मेगास्पोर बना रहे हैं यहाँ पर, मेगास्पोर। अब क्या होता है, यहाँ पर जितने मेगास्पोर बने उनमें से 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं। एक मेगास्पोर जो वो आगे क्या बनाता है? भ्रूण कोश का निर्माण भ्रूण कोश बनाता है, होता है कि नहीं? जो माइक्रोस्पोर है उससे क्या बनेगा? पॉलन। पॉलन क्या है? नर युग्मकोद्भिद है, होता है कि नहीं? परागकण है। यस सर। मेगास्पोर जो है उससे क्या बनता है? मेगास्पोर से बनता है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेल। वो भी क्या होता है? एन होता है, होता है कि नहीं होता है? यस होता है सर। मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे हैं? 2n। मियोसिस हो गया, स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे इसे। मियोसिस हो जाए तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर कैसा होगा? एन होगा। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यदि हम यहाँ पर बात करें तो एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसे है? एन है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियोटाइड, 7 कोशिका, 8 केंद्रीय संरचना। यस सर, पढ़े हैं। किससे बना? किससे बना? माइटोसिस से, यानी माइटोसिस से। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग है किसके द्वारा बना है? एग जो है वो माइटोसिस द्वारा बना है। समझ गए क्या? ऐसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर जो परागकण है उसके अंदर जो नर युग्मक बनता है वो भी किससे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? दोबारा बताओ, एक बार शुरू से समझा दो सर नर युग्मक का भी बता दो ना नीचे एक बार। दोबारा से समझो, ध्यान से समझना। सर हिंदी में बताइए। हाँ, अब ध्यान से समझो कि एंजियोस्पर्म जो है उसका जीवन चक्र द्विगुणितक होता है। तो क्योंकि मेन प्लांट 2n है, n वाली फेज जो ये गैमेटोफाइट बन रहा है, एम्ब्रियो सेक या पॉलन, बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। तो इसीलिए हमने लाइफ साइकिल को क्या बोल दिया? डिप्लॉन्टिक। लेकिन हुआ क्या उसकी लाइफ साइकिल में? उसकी लाइफ साइकिल में स्पोर मदर सेल आया। नर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मादा के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कैसी है? वो 2n है। कैसी है? द्विगुणित है। तो मियोसिस कहां पे हो गया? मियोसिस तो इस बीजाणु मात्र कोशिका जो स्पोर मदर सेल है उसी के अंदर हो गया। लेकिन क्या गैमेट बना? क्या नहीं, गैमेट तो नहीं बना। मियोसिस होने के बाद में गैमेट बना क्या? बोलो। नहीं बना।
नहीं बना। स्पोर बना। अभी तो स्पोर, फिर स्पोर मेगा के स्पोर्स। माइटोसिस होगा, तब क्या बनेगा? तब बनेगा आगे एम्ब्रियो सैक या पॉलन, यानी उस स्पोर में माइटोसिस होने के बाद में यदि फीमेल है तो एग और मेल है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसका हैप्लोडिप्लॉइडिक ना सर? हैप्लोडिप्लॉइडिक की अभी बात करेंगे, पहले स्पेसिफिकली सुन लो, जहां पे तुम कंफ्यूज हो गए इसलिए इसको बहुत स्पेसिफिकली बता दो। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन किससे होता है? माइटोसिस से। माइटोसिस से। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बच्चे जो मेरे जैसे टीचर से नहीं पढ़ रहे, जो चीजों को बहुत इलेबोरेट करके बताते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि बताओ, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, कि सभी द्विगुणितक जीवन चक्र वाली जीवों में, सभी द्विगुणितक जीवन चक्र वाले जीवों में गैमेटिक मियोसिस होता है, सही कि गलत? रॉन्ग आएगा। रॉन्ग है सर। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये देखो अपवाद है। हाँ, क्योंकि इसमें भी हो रहा है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से, और यदि मैं ऐसा बोलूं कि हर वो ऑर्गेनिज्म, अब वापस से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिकली पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन है कि वो सभी जीव जिनमें गैमेटिक मियोसिस होता है, ध्यान देना, वो सभी जीव जिनमें गैमेटिक मियोसिस होता है उनका जीवन चक्र द्विगुणितक ही होगा। जो भी जीव के अंदर गैमेटिक मियोसिस है उनका जीवन चक्र द्विगुणितक ही होगा। सही है सर। यस सर, सही लग है। रहा है। सही है सही है सर, सही है। क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, इसका मतलब उनका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में बोल देता हूं एक बार, प्रांजल इंग्लिश में बोल देता हूं, ध्यान करो। In all diplontic life cycle having organism, gametic meiosis occurs. Wrong? In all diplontic life cycle having organism, gametic meiosis occur. ये स्टेटमेंट क्या है? Wrong. राइट। Wrong है बच्चे, क्योंकि जिसका भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें गैमेटिक मियोसिस हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है। एक्सेप्शन सर। The organism having gametic meiosis will show only diplontic life cycle, सही कि गलत? ये सही है। ये सही है। सही है सर। ये meiosis है डिप्लॉन्टिक ही होगा, लेकिन डिप्लॉन्टिक के दो टाइप हैं, गैमेटिक वाले और कुछ जो है वो स्पोरिक मियोसिस वाले भी हैं। स्पोरिक मियोसिस वाले एग्जांपल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, नोट। सर इसको हिंदी में वन टाइम और बताइए सर, इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म को प्लीज। बताता हूँ। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र द्विगुणितक होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र द्विगुणितक होता है, लेकिन युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा। ओके सर। जीवन चक्र द्विगुणितक होता है, लेकिन युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है? यस सर। तीसरा लाइफ साइकिल रह गया। मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं तुमको लाइफ साइकिल तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में ये बता रहा था कि गैमेट कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर गैमेट बन रहा है माइटोसिस से, यहाँ पर बन रहा है मियोसिस से, लेकिन कुछ डिप्लॉन्टिक के अंदर माइटोसिस से भी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम बात करेंगे थर्ड जो लाइफ साइकिल लिखा था यहाँ पर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आज एक काम कर, आज ना घर पे जा, अभी मतलब पढ़ने के बाद में प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जो है ना वो निकालना, और उस प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के अंदर जहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो पढ़ लेना। तो लोग सब बच्चे ओके सर। हाँ, है ना, यदि तुमने उसको आज पढ़ लिया तो मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो टॉपिक ही पक्का हो जाएगा। सर इसको जैसे आप पढ़ा रहे हो तो इससे रिलेटेड वही जैसे प्लांट किंगडम है तो आप उसी को पढ़ा दीजिएगा, तो मतलब पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, होता तो यही है, जैसे यदि हम रैंडमली पढ़ते ना तो फिर मैं तुमको बोल देता कि ये ना रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ाते हैं, छोड़ देते, क्योंकि इसके अंदर जो भी बातें दी हुई है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं रिवाइज हो
जब तुम 11th 12th में पढ़ोगे जो भी टॉपिक्स रिप्रोडक्शन रिलेटेड, प्लांट किंगडम उनसे रिलेटेड, तो चीजें कहीं मॉर्फोलॉजी, तो वही चीजें आती हैं। यस सर। अब पढ़ने का तरीका दो है। यदि मान लो मैं वो पहले पढ़ाया होता तो ये शॉर्ट में पढ़ाता या छोड़ देता इस चैप्टर को, लेकिन यदि मैंने तुमको ये पहले पढ़ा दिया तो अब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो शॉर्ट में हो जाएगा। ओके सर। कंसेप्ट कहीं से भी आना बात चाहिए। एक ही है। जो भी चीज पहली बार तुम्हारे जीवन में आ रही है, देखो मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट क्या होता है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी चीज पहली बार आ रही है, जो नई है तुम्हारी, जिसमें तुमको थोड़ा भी डाउट है, मैं उससे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। मुझे नहीं पता वो चैप्टर में कहां पे दिया गया, क्या दिया, एक भी वर्ड ऐसा आ गया जो तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को ये वर्ड नहीं पता, मेरे को इसके बारे में जानना है, मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त वो सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा, ठीक है, वो बता दूंगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हारा कंसेप्ट अब इतना क्लियर हो जाए कि अगली बार जीवन में कभी भी वो चीज तुम्हारे सामने आए तब मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, तब मैं तुमको हल्का सा भी बता दूं, मैं तुमको मेन बात बता दूं तो तुम्हारे माइंड में पहले की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ था, ये सर उसी को रिवाइज कर रहे हैं या उन्होंने एक बार हमें बता दिया। आई बात समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यदि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो जब वहां पे आएगा तब तुम पढ़ोगे और तुम्हारे माइंड में पिक्चर पहले से बनी हुई होगी। समझ गए ना? इसीलिए स्पीड जो बढ़ती है ना वो ऐसे ही बढ़ती है। स्टार्टिंग में कंसेप्ट पूरा समझो। कोई टीचर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सिलेबस पूरा करवाने के लिए कहीं पहली बार जो टॉपिक आया ना उसको उड़ा दिया, बच्चे के दिमाग में पिक्चर बनी नहीं तो क्या होगा, उसको जीवन भर प्रॉब्लम है। अब वो बाद में पढ़ेगा, कब पढ़ेगा कब नहीं पता है, लेकिन ये तो खराब हो जाएगा उसका। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, तो जहां पर पहले आ गया वहीं पे उसको क्लियर कर दिया, और फिर जब दूसरी बार आया तब बच्चे को ऑलरेडी आता है वो, तो मुझे ऑटोमेटिकली टाइम क्या हो जाएगा, कब लग जाएगा, तो स्टार्टिंग में स्पीड स्लो और बाद में स्पीड अपने आप फास्ट। कंपनसेट होता है ना कि पढ़ना है चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ो। ठीक है, थर्ड गैमेटोजेनेसिस देख रहे हैं हम किसके अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ साइकिल कैसा है, जिनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। अगुणितक द्विगुणितक जीवन। अब क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ के अंदर दो फेजेस होती हैं, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज। यानी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कुछ अवस्था अगुणित रूप से वो व्यतीत करता है, कुछ अवस्था जो है वो द्विगुणित रूप से व्यतीत करता है। लाइफ के अंदर दो स्टेजेस होंगी, हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज। अब उनमें से कौन सी ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डेवलप है, ज्यादा विकसित प्रकार की कौन सी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम कई बार हैप्लोडिप्लॉन्टिक और कई बार डिप्लोहैप्लॉन्टिक देते हैं। यदि हैप्लॉइड फेज ज्यादा डेवलप है, यानी अगुणित अवस्था यदि ज्यादा डोमिनेंट है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यदि तुम्हें कहीं लगेगा कि नहीं इस प्लांट के अंदर तो डिप्लॉइड अवस्था ज्यादा डोमिनेंट है और हैप्लॉइड थोड़ी कम विकसित है, तो तुम उसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हो। क्लियर हो गई बात? एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि लाइफ साइकिल का प्रोसेस सेम है, बस क्या होगा 180 पे रोटेट करेगा। देखते हैं, मान लो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल रहा हूं तो मुख्य ऑर्गेनिज्म एन है, मान लेते हैं कि मुख्य ऑर्गेनिज्म एन है, ये रहा मेन ऑर्गेनिज्म एन, और यहाँ पर जिन भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वहां पर ये एन ऑर्गेनिज्म ही गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इस प्लांट को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेट का निर्माण करता है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेट का निर्माण, और गैमेट का निर्माण कैसे होता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर गैमेट कैसा है, बोलो अगुणी माइटोसिस माइटोसिस कौन सा डिवीजन हुआ यहाँ पर, माइटोसिस यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा उसके अंदर युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होगा, माइटोसिस। गैमेट जो है वो मिल गए। अब गैमेट यदि मिल गए तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट। कंसेप्ट ही बता दिया है, जाइगोट हमेशा क्या है, 2n है। अब मैंने क्या बोला कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जीवन में दो प्रवस्थाएं होती हैं, अगुणित भी होती है और द्विगुणित भी होती है। सिर्फ जाइगोट में द्विगुणित जीव होगा, द्विगुणित इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म 2n होगा। यानी इसको जाइगोट को क्या करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल 2n ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी इसे क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। माइटोसिस किया इसने तो क्या बन गया, 2n ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसे हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट। जैसे गैमेट बनाने वाला पादप जो है उसे गैमेटोफाइट
गैमेटोफाइट बोला, गैमेटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद। बिल्कुल वैसे ही जायगोट ने क्या बना दिया, 2n प्लांट बॉडी बना दी जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। समझ गए क्या? अब इस बीजाणुद्भिद में क्या होगा बताओ, माइटोसिस की मियोसिस। अब इस मियोसिस मियोसिस बना देगा क्या, जिससे ये बना देगा स्पोर्स, और स्पोर्स बना देगा। बीजाणुद्भिद नाम है ना, बीजाणुद्भिद क्या बनाएगा, बीजाणु बनाएगा। स्पोरोफाइट नाम है, क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। तो मियोसिस से क्या बना, स्पोर, इसीलिए इस मियोसिस को बोल देते हैं हम स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलोगे, स्पोरिक मियोसिस। क्लियर हो गई बात? अब ये स्पोरिक मियोसिस स्पोर जो बना, ये स्पोर डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, फिर से गैमेटोफाइट के अंदर। तो जीवन चक्र में दो प्रवस्थाएं, एक गैमेटोफाइट जो कि N है, एक स्पोरोफाइट जो कि N है, दो प्रवस्थाएं हैं। इसीलिए हमेशा गैमेटोफाइट ही गैमेट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब कौन सा रीजन होगा, माइटोसिस। गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा माइटोसिस से होगा। सर ये जायगोट का भी आप माइटोसिस लिखे हैं ना? जायगोट के अंदर माइटोसिस होगा तभी तो और माइटोसिस बनेगा। सर और गैमेट के अंदर भी माइटोसिस होगा? ऐसे मत पूछो, जो कांसेप्ट बताया वो अप्लाई करो। ओके सर। ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड गैमेट ये भी हॉप्लॉइड है। तो कौन सा रीजन होगा, माइटोसिस। सिंपल सी बात। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, डिप्लॉइड माइटोसिस। यहाँ पर जब स्पोरोफाइट है और स्पोर कैसा है, स्पोरोफाइट है, स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, अप्लाई करना है क्या, कंसेप्ट लगाना है क्या? यस अप्लाई कर सर एक बार और कंफ्यूज हो जाता है सर, हिंदी में एक बार बताओ सर ना। हिंदी में। हाँ सब क्लियर है सर? युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट को बोल रहे हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद कैसा है, अगुणित है। इस अगुणित युग्मकोद्भिद से अगुणित युग्मक बनाना है तो समसूत्री का होगा। युग्मक मिल गए क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं युग्मकोद्भिद की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन होगा तो 2n युग्मनज बन गया। अब 2n युग्मनज से 2n बीजाणुद्भिद बनाना है, कौन सा डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री। बीजाणुद्भिद में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु खुद कैसे होते हैं, N होते हैं। इसका मतलब कौन से डिवीजन से बना है, अर्धसूत्री हो जाएगा। बस ऊर्जा फिर से गैमेटोफाइट में बन जाएगा और ये चलता रहेगा। तो लाइफ साइकिल के अंदर इतना फेज जो है वो 2n वाला है, इतना ऊपर वाला जो है वो अगुणित वाला है, नीचे वाला जो है वो द्विगुणित वाला है। इसलिए लाइफ साइकिल को हैप्लोइड क्लियर हो गई। इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्टोकार्पस, पॉलीसोफिनिया, टेरिडोफार, ऐसे लिख रही एग्जांपल। लैमिनेरिया, पॉलीसोफिनिया सर, ब्रायोफाइटा, पॉलीसाइकोनिया भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटा, वेरी गुड। एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पॉलीसाइकोनिया बोलना चाहते हो बिल्कुल बोल सकते हो। वैसे पॉलीसाइकोनिया के अंदर लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक होती है, ट्राइफेजिक टाइप की होती है। हमारे एनसीईआरटी में तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लिखा है, लेकिन रियल में उसके अंदर स्पोरोफाइट की दो स्टेज होती है। इस स्पोरोफाइट से फिर एक और स्पोरोफाइट बनता है, फिर उसके बाद में गैमेटोफाइट बनता है। इसलिए डिप्लॉन्ट दो बार आ जाता है, हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, लेकिन अभी वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में हैप्लो डिप्लॉन्टिक में ही दिया हुआ है। तो अब जो गैमेटोजेनेसिस बात कर रहे थे, जो हम 3 लाइन में खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो इसके लिए मैं तुम्हें लाइफ साइकिल सारे यहाँ पर बताए। अब वो 3 लाइनें कौन सी है वो सुनो। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर गैमेट माइटोसिस से बनता है।
दूसरा, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर गैमीट मियोसिस से बनता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं लाइक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म द्विगुणितक जीवन चक्र तो है बट गैमीट माइटोसिस से बनेगा। और तीसरा, जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर गैमीट हमेशा माइटोसिस से होता है। समझ गए क्या? तो गैमेटोजेनेसिस में हमको ये 3 लाइनें जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी थी, लेकिन वो हमने सीधे नहीं बल्कि हमने विद कांसेप्ट उसे पूरा डिटेल में पढ़ लिया। कर दूं ना इरेज? यस सर। तो अब इसके बाद में गैमीट कौन बना रहा है, नर और मादा है वो अलग अलग है या सेम है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। यानी नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। लैंगिक। अब जब हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में फंजाई की बात करें या एल्गी की बात करें, तो वहां पर हम जीवों के लिए यूज करते हैं टर्म होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक, यानी एल्गी और फंजाई। इनके अंदर 2 टाइप के जीव हो सकते हैं। एक हो सकते हैं होमोथैलिक, होमोथैलिक को हम हिंदी में बोलते हैं समजालिक। होमोथैलिक को क्या बोलते हैं? समजालिक। या फिर ऑर्गेनिज्म हो सकता है हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक को हम क्या बोलते हैं? विषमजालिक। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो निम्नतर जीव हैं उनके अंदर 2 टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो वो जीव समजालिक हो सकता है, होमोथैलिक हो सकता है, या फिर विषमजालिक या हेटेरोथैलिक हो सकता है। मतलब क्या है? होमोथैलिक जीव का मतलब हुआ कि नर एवं मादा जो मेल और फीमेल गैमीट है वो सेम ही ऑर्गेनिज्म पे बन जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट ऑन सेम ऑर्गेनिज्म। यदि नर और मादा युग्मक दोनों ही एक ही जीव पर बन जाते हो तो उसे हम बोल देंगे होमोथैलिक। ठीक है? यदि नर और मादा युग्मक अलग अलग जीवों पर बनते हो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? तो हम उसे बोल देते हैं हेटेरोथैलिक। अब एक बात ध्यान रखना, होमोथैलिक होने का मतलब ये नहीं है कि खुद का ही स्पर्म खुद के ही एग से जाके चिपक जाएगा। याद है एक बार बताया था पहले भी कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल फीमेल गैमेट दोनों बनाता है, लेकिन नेचर ने कहीं ना कहीं ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की हुई है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के गैमेट आपस में फ्यूज हो। अर्थवर्म का भी एग्जांपल लिया था। यस, तो ध्यान रखना, होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि इसमें स्वनिषेचन हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि स्वनिषेचन हो जाए, लेकिन मोस्टली तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। समझ गए? तो होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर एक ही थैलस के ऊपर मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता हो, उसे हम होमोथैलिक बोल देते हैं। हेटेरोथैलिक में क्या होगा? एक नर की तरह काम करेगा और दूसरा मादा की तरह काम करेगा, तो उसे हम हेटेरोथैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या? ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों इसके बाद में जब हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हायर प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं टर्म मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस को बोलते हैं हम द्विलिंगाश्रयी। उल्टा हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर अलग है। मोनोशियस को बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी और डायोशियस को बोलते हैं एकलिंगाश्रयी। अब यहाँ पर ना एक ही पकड़ना, दोनों ध्यान में रखना। हिंदी में वैसे यहाँ पे ज्यादा समझना।
देखो हिंदी में नाम से पता पड़ रहा है, द्विलिंगाश्रय मतलब दो लिंग को आश्रय देने वाला, एक लिंगाश्रय मतलब एक लिंग को आश्रय देने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं इंग्लिश टर्म को एक्सप्लेन करूं जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, मोनो का मतलब होता है एक और ओइशियस का मतलब होता है घर। मोनोइशियस यानी एक घर, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोइशियस प्लांट वो है जिसमें एक ही घर में नर और मादा दोनों रहते हैं, एक ही घर में मेल फीमेल दोनों रहते हैं। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल, यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यदि एक ही प्लांट के ऊपर एक लिंग की नर और मादा पुष्प प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? मोनोइशियस बोल देंगे। और प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट बोल सकते हैं, लेकिन फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल। तो मोनोइशियस प्लांट वो होता है जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। तो डायशियस क्या होगा? डाई मतलब दो, ओशियस मतलब घर, यानी एक घर में नर और एक घर में मादा, एक घर में मेल एक घर में फीमेल। तो यहाँ पर बोल देंगे कि वन प्लांट सर आप इसको उल्टा लिख दिए। नहीं बच्चे, हिंदी में सही है, सही लिखा हुआ है, हिंदी में सही है, लेकिन तुम समझो यदि तुम हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला वर्ड पकड़ो। द्विलिंगाश्रय, इसका मतलब क्या है? पादप के ऊपर दोनों लिंग के फ्लावर होंगे। देखो यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल दोनों लिंग के फ्लावर एक ही पादप पे है। एक लिंगाश्रय यानी एक पादप के ऊपर एक ही लिंग होगा, यानी या तो मेल या फीमेल। वन प्लांट बियर इधर मेल और फीमेल फ्लावर्स। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले टर्म को ध्यान देंगे, उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक लिंगाश्रय मतलब उस पादप के ऊपर सिर्फ एक ही लिंग होगा, या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। सर लेकिन उसके ऊपर तो डायसियस है क्या? हाँ कोई बात नहीं बच्चे, अब यदि इंग्लिश का टर्म समझ रहे हो तो मीनिंग समझो। डायरोशियस का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू और ओइशियस का मतलब होता है घर। दो घर है, एक घर में नर रहता है और एक घर में मादा रहता है। मतलब एक घर में तो क्या हुआ? सिर्फ नर या सिर्फ मादा। समझ गए? यहाँ पर ना बच्चे पकड़ के रखे अपना एक कोई भी लैंग्वेज। जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में ध्यान रखे कि एक द्विलिंगाश्रय मतलब एक पादप के ऊपर दो लिंग होंगे। एक लिंगाश्रय मतलब एक पादप के ऊपर एक ही लिंग होगा, या तो नर या मादा। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो उसको कैसे ध्यान रखेंगे? मोनो मींस वन, ओइशियस मींस हाउस। एक घर में सिर्फ नर, मोनोशियस मतलब एक घर में ही क्या होगा? एक ही घर है, वहां तो दो घर है ही नहीं, एक ही घर है, तो नर और मादा दोनों क्या है? एक ही घर में रहते हैं। और डायशियस का मतलब दो घर, तो दो घर है तो एक घर में कौन रहेगा? नर, और एक घर में कौन रहेगा? मादा। उसको बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके सर। मोनोशियस के एग्जांपल ध्यान रखना होंगे कौन कौन से। मोनोशियस के एग्जांपल होते हैं मेल, कुकरबिट, कोकोनट, मेज, कुकरबिट, कोकोनट, ये सब कैसे है? ये मोनोशियस है, यानी इनके पास मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, उसके अलावा यदि ब्रायोफाइटा में देखें तो मॉस कैसा होता है? मोनोशियस होता है। एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और मॉस के अलावा यदि पाइनस की बात करें तो पाइनस में भी एक प्लांट के ऊपर ही मेल और फीमेल कौन दोनों होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके? मोनोशियस के। डायशियस के एग्जांपल देखो, पपैया, यस पपाया और डेट पाम। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में देखोगे तो मार्केंशिया। सर साइकस किसमें होगा सर? साइकस जो है वो भी किसमें आएगा? साइकस के अंदर एक के ऊपर मेल कौन होता है और एक के ऊपर फीमेल कौन, अलग अलग दो पे होते हैं, यानी एक प्लांट के ऊपर क्या है? एक ही है। डायशियस हो जाएगा साइकस। समझ गए क्या? और यदि कोई एनिमल के अंदर ऐसा हो कि एक ही एनिमल पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं
हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल वो भी है, द्विलिंगी वो भी है, उसे हम हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं। अर्थवर्म क्या है? टैपवर्म। अर्थवर्म केचुआ जो होता है वो है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। टेपवर्म भी से बोल रहे हो, टेपवर्म भी हर्मेफ्रोडाइट होगा। ठीक है, तो एनिमल में बाइसेक्सुअल एनिमल जो है वो क्या होते हैं? एक के ऊपर एक ही एनिमल पे हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल जाते हैं। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है बकायदा, अर्थवर्म का डायग्राम दिया हुआ है दिखाते हुए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मार्किनशिया का डायग्राम दिया हुआ है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम जो है वहाँ पर दिए गए हैं, वो एक बार तो जरूर से देखेंगे। सर लीच भी होगा ना सर एग्जाम्पल में? हाँ, आगे सब बच्चों को यस सर। सेक्सुअलिटी अब सर कंफ्यूजन हो रही है, जो पपाया और क्या लिखे हैं, फिर उसको एक लिंगी में लिखना है कि द्विलिंगी में? पपाया जो है बच्चों वो एक लिंगाश्रयी है। एक लिंगी तो है, उसमें भी क्या है? एक लिंगाश्रयी है। पपाया के एक प्लांट के ऊपर सिर्फ नर पुष्प आते हैं और दूसरे के ऊपर सिर्फ मादा पुष्प आते हैं, एक ही पे दोनों पुष्प नहीं रहते। पपाया की स्टोरी बताऊं तुम्हें। पपाया की स्टोरी ये है कि मैंने सोचा कि क्यों ना पपाया की खेती करें, पपाया की खेती करूंगा और बहुत सारे पपाया उगाऊंगा और उसे बेचूंगा, ऐसा मैंने सोचा, मैंने प्लान किया ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के पड़ोस में एक आदमी है, वो पपाया की खेती करता था, वो बहुत पैसे कमा रहा था। तो मैंने भी देखा अच्छा ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, चलो उससे मैं भी पैसे कमाऊंगा बहुत सारे और मैं अब पपाया की खेती करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया और मैं पपाया के सीड जो है बहुत सारे ले आया और मैंने वो सीड वहां पर उगा दिए। अब मैंने वो सीड उगा दिए और मैं उनके ऊपर खूब मेहनत करता रहा, पानी देता रहा, खाद देता रहा, बहुत मेहनत किया मैंने। और मैंने क्या देखा, बाद में जब वो बड़े हो गए तो पपाया कितने प्लांट पे उग रहे हैं? कुछ ही प्लांट पे उग रहे, बाकी में पपाया उग ही नहीं रहे। मैंने यार ये क्या चक्कर हुआ? क्यों? मुझे पता नहीं था कि पपाया के अंदर भी डायोसियस वाली कंडीशन होती है, यानी पपाया के अंदर मेरे वहां पे क्या हुआ, मेरे यहाँ पे जितने भी प्लांट थे उसमें ज्यादातर प्लांट कौन से निकल गए? मेल निकल गए। ज्यादातर प्लांट क्या निकल गए? एक लिंगाश्रयी है ना, डायोसियस है, यानी उसके ऊपर या तो नर पुष्प होते या मादा पुष्प होते। तो मेरे ज्यादातर प्लांट के ऊपर बाय चांस क्या हुए? नर पुष्प आ गए। अब सीड पे लिखा हुआ तो था नहीं, सीड तो सबका एक जैसा ही है, सीड के ऊपर लिखा तो नहीं था कि ये नर वाला है और ये मादा वाला है। अब मेरी किस्मत बूढ़ी निकली, सारे के सारे क्या हुए? नर पुष्प वाले पपाया के प्लांट होकर पूरे इतना खाद डाला, पानी डाला, मेहनत किया और फल कितने पे आ रहे हैं? वो गिने चुने 2-4 मादा थे उसमें, उस पे ही फल आ रहे, बाकी पे फल नहीं है। ऐसा हो गया। समझ गए क्या? डायोसियस होने का या पपाया की खेती करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा प्रॉब्लम होता था लोगों के साथ, ऐसा प्रॉब्लम होता था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने और जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं उन्होंने देखा कि ये बड़ी समस्या है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके, बायोटेक यूज करके ऐसी वैरायटी बना दी है आज के टाइम पे पपाया की जो मोनेशियस है। यदि नेट पे तो पपाया मोनेशियस भी दिखाएगा और डायोसियस भी दिखाएगा, क्योंकि अब ऐसी वैरायटीज आ चुकी है ताकि जो भी लोग इस प्रॉब्लम से, मेरे जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनके लिए साइंटिस्ट लोगों ने समस्या का समाधान निकाल दिया है और ऐसी वैरायटी डेवलप करती है जो मोनेशियस से अब एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर भी उगते हैं ताकि हर पपाया के प्लांट पे पपाया उग पाए। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हमने देखा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है और जायगोट कैसे बनता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक और भी चीज यहाँ पर एनसीईआरटी के चैप्टर में ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल और उसके अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड नंबर क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर क्या होता है, ऐसी एक टेबल दी हुई है। वो टेबल में भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो तुम एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं, वो तुम एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, वो याद करने वाला रटने वाला टॉपिक है ना। देखोगे आज पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, चलो तो इतना अच्छे से पढ़ लेना, घर पे जाना, प्लांट किंगडम चैप्टर खोलना, उसमें लाइफ साइकिल वाला पार्ट है वो जरूर से पढ़ लेना
और इसके बाद में इस चैप्टर को कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से बोलते रहो। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर, Thank you, थैंक यू sir. सर, बाय बाय Thank you, सर, sir. गुड नाइट राम सर, राम जय हो। राधे राधे, जय जोहार, राम राम। जय हो। जय राम जी की, जय गुड राम। नाइट सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर सर, शुभ रात्रि सर, अच्छे से गीत सोना गाओ सर। सर, गुड नाइट गीत सर। गाओ सर। आज शुभ रात्रि को जुड़ते रहेंगे सर, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि, और कोई रात जय और भीम वाला नहीं है? जय भीम वाला। भाई हैप्पी बर्थडे राधे भाई, राधे तेरा वाले बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू तो बोलो पहले। ले नहीं यार, तू तो ऊपर को उठा तो। विनायक बर्थडे है भाई। अरे हैप्पी केक काट तो बर्थडे रही विनय, हैप्पी बर्थडे विनय। पार्टी। भाई पार्टी चाहिए यार। आओ भाई, बुला के पार्टी भेज। चाहिए सबको। कवर्धा आओ भाई, कवर्धा। अरे पार्सल कर दिया। कवर्धा मेरा भी गांव है, कवर्धा में। कौन? बिल्कुल यहाँ बन। नमस्ते सर। कवर्धा कबीर धाम। सर आ गए। हेलो सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। सर फिजिक्स पढ़ाओगे क्या? सर टेक सर केयर इज सर। कमिंग। सर फिर से फिजिक्स भी पढ़ना है क्या? यस सर। सर बर्थडे किसका है? विनायक है। है? विनायक विनायक है सर, विनायक है। चलो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत नहीं है सर, नहीं है। इसमें बोल देना। मई में आता है सर, निकल गया।